welcome back my channel Believe in Therapy. How are you? I hope you're fine. I am Neha and today's discuss about for metabolic bone disease. यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. सो लास्ट का जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था स्पाइनल डिफॉर्मिटी, स्पाइनल इंजरी के बारे में. यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. सो मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ मोर कॉमनली देखने को मिलता है ओल्ड एज पर्सन में एंड फीमेल्स में देखने को मिलता है आफ्टर मेनोपॉज. तो मेटाबॉलिक जो बोन डिजीज़ होती हैं बेसिकली जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो गया, फ्लोरोसिस हो गया, इस टाइप की डिजीज़ देखने को मिलती है. इसमें क्या होता है, हमारे बोन के जो मटेरियल्स होता है, डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है. बोन में कैल्शियम की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, अदर कोई इन्फेक्शन होने लगता है तो वहाँ पे डिजीज़ देखने को मिलती है. सो फर्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोन. बोन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, बोन किससे किससे मिलके बनी हुई होती है वो डिस्कस करते हैं. पहले हम बोन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बोन के क्या मटेरियल्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्या होता है, बोन जो मिलके बनी होती है हमारी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटेरियल से मिलके बनी हुई होती है. ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स होते हैं वो 35% बॉडी वेट बनाते हैं बोन का, एंड जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं मटेरियल होते हैं वो 65% ड्राई वेट बनाते हैं. सो देखते हैं ऑसियस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल अलॉन्ग विथ वाटर एंड वाटर के साथ. एंड नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन. इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन 65% ड्राई वेट ऑफ बोन. जो बोन का वेट होता है 65% जो बॉडी वेट, जो बोन का वेट होता है वो हमारे कैल्शियम से होता है, फॉस्फेट्स होता है, मीन्स इनऑर्गेनिक मटेरियल से होता है. कैल्शियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, जो क्या करते हैं बल्क फॉर्म करते हैं, बल्क ऑफ दिस कैल्शियम एंड फॉस्फेट. एंड कैल्शियम के बाद भी कुछ अदर माइनर मिनरल्स होते हैं. माइनर मिनरल जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया. नेक्स्ट इज बोन कंटेन हैव लार्ज अमाउंट 65% ऑफ कैल्शियम. बोन के पास 65% कैल्शियम की अमाउंट होती है. तो हमने समझा इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या क्या होता है कि कैल्शियम होती है, फॉस्फेट होती है, अदर भी माइनर मिनरल्स होते हैं जैसे कि हो गया मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो 35% बॉडी वेट बनाते हैं बोन का. ऑर्गेनिक मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स बनता है, फॉर्मेशन होता है, कॉन्स्टिट्यूट 35% ऑफ द टोटल वेट ऑफ ह्यूमन बोन. एंड 95% क्या होता है इसमें कॉलेजन होती है. एंड अदर कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं जैसे पॉलीसेक्राइड हो गया, लिपिड्स हो गया. तो ये हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स में आते हैं. ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, इसमें सेल्स होती है, बोन सेल्स होती है. सो नेक्स्ट नीचे हम देखते हैं बोन क्या होती है, थ्री जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड वाटर. सो ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं 25%, इनऑर्गेनिक 65% एंड वाटर इज 10%. ऑर्गेनिक मटेरियल में हम आते बोन सेल्स आती है, जैसे कॉलेजन प्रोटीन आती है, कॉलेजन हो गया, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हो गया. इनऑर्गेनिक 65% में क्या आता है, क्रिस्टलाइन हो गया, एमॉर्फस हो गए, आयन हो गए, एंड हमारे जो माइनर मिनरल्स अमाउंट हो गई थी मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम. सो ये हमारा बोन का कॉन्स्टिट्यूशन है कि कैसे बोन का जो फॉर्मेशन होता है वो देख लिया हमने. अब नेक्स्ट हम देखते हैं बोन एंड कैल्शियम के बारे में. सो नेक्स्ट हम देखते हैं बोन एंड कैल्शियम के बारे में. बोन एंड कैल्शियम, बोन का और कैल्शियम का क्या रिलेशन होता है वो समझेंगे. जो हमारी बोन होती है वो कैल्शियम को स्टोर करके रखती है. किस टाइप का स्टोर हाउस होता है, हमारी जो कैल्शियम, पूरी बॉडी की जो कैल्शियम होती है वो मेनली सबसे ज़्यादा जो बोन में पाई जाती है. बोन क्या होता है, 99% बोन कैल्शियम को स्टोर करके रखती है. यदि हमारी जो बोन के कैल्शियम की जो आयन एक्टिविटी होती है इसमें कोई भी चेंजमेंट आता है, कोई भी चेंजमेंट आया हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो वहाँ के जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उनमें चेंजमेंट हो जाता है. स्पेशली जो चेंजमेंट होता है वो हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म में होता है. तो बहुत सारे इसके रीज़न होते हैं कि वो चेंजमेंट आने के और कैल्शियम के फॉल होने के हमारे बोन के अंदर. तो जैसे कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़, मीन्स एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा करने लगती है कैल्शियम का, या एक यूरिनरी एक्सक्रीजन में जो कैल्शियम का अमाउंट होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है, या हमारी जो
बोन है वो इंक्रीज़ करती है कैल्शियम को या डिक्रीज़ करती है। तो इस टाइप की प्रोसेस होती है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे चेंजमेंट, बायोलॉजिकल चेंजमेंट होते हैं। ऐसे सबसे ज़्यादा हमारा जो कॉमन चेंजमेंट होता है वो हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। सो देखते हैं, बोन एंड कैल्शियम, बोन सर्व एज स्टोर हाउस फॉर 99% ऑफ बॉडी कैल्शियम। तो बोन क्या करती है, 99% बॉडी कैल्शियम को स्टोर करके रखती है। एंड चेंज इन कैल्शियम आयन एक्टिविटी इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, चेंज आता है जब हमारी कैल्शियम आयन एक्टिविटी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो अफेक्ट होते हैं मल्टीपल बायोलॉजिकल प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस जो होती है वो अफेक्ट कर जाती है, स्पेशली जो करती है रेगुलेटरी मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं, इफ फॉर एनी रीजन द सीरम लेवल ऑफ कैल्शियम फॉल बिलो नॉर्मल वैल्यू द बॉडी रिएक्ट थ्री स्पेसिफिक वे। कुछ ऐसे रीज़न हैं जिससे हमारी जो कैल्शियम का लेवल है वो फॉल हो जाता है सीरम में एक नॉर्मल वैल्यू से। जैसे कि फर्स्ट हो गया, इट में इंक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, जब एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है इंटेस्टाइन का उस टाइम। एंड इट में डिक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीजन, यूरिनरी एक्सक्रीजन में डिक्रीज अमाउंट हो जाती है कैल्शियम की। इट में इंक्रीज द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, जब हमारी बोन होती है वो इंक्रीज भी करती है, इंक्रीज कर या रिलीज़ करती है कैल्शियम को। तो उस टाइम की जो रीज़न होता है ये, जिससे कि हमारी बॉडी में चेंजमेंट आते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो चेंज होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं मॉनिटरिंग करने की, जो हमारी एक्टिविटी है मॉनिटरिंग का, जैसे कि पैराथायरॉइड हार्मोन हो गया, विटामिन डी हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया। ये क्या करते हैं, ये सारे जो भी एक्टिविटीज़ है ये कैल्शियम की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट 4 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं ऑस्टियोपेनिया डिजीज़। ऑस्टियोपेनिया डिजीज़ में क्या होता है, जितना भी मास होता है, बोन मास होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है, मीन्स जितना भी मैट्रिक्स होता है बोन का वो डिक्रीज़ होने लगता है। ऑस्टियोस्क्लेरोटिक डिजीज़ होती है, जिसमें भी हमारा जो बोन मास है वो इंक्रीज़ होने लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्टियोमलेसिक डिजीज़ में जितना भी ऑर्गेनिक हमारा ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज मिक्स डिजीज़। सो देखते हैं एक एक करके सारी डिजीज़ के बारे में। फर्स्ट ऑस्टियोपेनिया डिजीज़, जिसमें क्या होता है, द डिजीज़ आर करेक्ट बाई जनरलाइज डिक्रीज इन बोन मास। इसमें हमारा बॉडी का जो बोन मास है, बोन का जो बोन मास होता है वो डिक्रीज होने लगता है, मीन्स इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कम होने लगता है। जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, जिसमें हमने यहाँ पे बोन मास दिखाया और नीचे हमने आपको ये मिनरल्स दिखाया। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये बोन मास जो होता है पूरा होता है एंड मिनरल्स कुछ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम, फॉस्फेट, पोटेशियम हो गया। तो बोन मास जब डिक्रीज होने लगता है, लॉस होने लगता है मैट्रिक्स हमारा, तो उस टाइप की डिजीज़ को हम ऑस्टियोपेनिया डिजीज़ बोलते हैं। और जो बोन मास किस डिजीज़ में हमारा कम होता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, डेंसिटी होती है बोन की वो कम होने लगती है, ख़त्म हो जाती है डेंसिटी। नेक्स्ट है ऑस्टियोस्क्लेरोटिक। ऑस्टियोस्क्लेरोटिक डिजीज़ में क्या होता है कि हमारा जो बोन मास है वो इंक्रीज़ होने लगता है। इंक्रीज़ क्या होने लगता है, हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ में, बोन में डिपोजिशन होने लगती है एक्सेसिव अमाउंट में। तो इस टाइप की जो डिजीज़ होती है उसे हम फ्लोरोसिस बोलते हैं, जिससे हम ऑस्टियोस्क्लेरोटिक डिजीज़ होती है, इसमें बोन मास होता है वो इंक्रीज़ होने लगता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। एंड नेक्स्ट इज ऑस्टियोमलेसिक डिजीज़। ऑस्टियोमलेसिक डिजीज़ में क्या होता है कि जो रेशियो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है ऑर्गेनिक फ्रैक्शन का। द डिजीज़ इज इंक्रीज इन रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक फ्रैक्शन इनटू मिनरलाइज्ड फ्रैक्शन। ऑर्गेनिक फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो इंक्रीज हो जाता है मिनरल फ्रैक्शन से। यहाँ पे हमारा मिनरल्स हैं और ये हमारे ऑर्गेनिक बोन मास है, तो ये इंक्रीज हो जाता है। इस टाइप की जो डिजीज़ होती है उसे ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज मिक्स डिजीज़। मिक्स डिजीज़ में क्या होता है, दीज आर डिजीज़ दैट आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें कि बोन मास जो हमारा होता है वो बहुत कम होने लगता है, एंड ऑस्टियोमलेशिया जिसमें कि रेशियो हमारे जो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन होते हैं उनका इंक्रीज हो जाता है, जिसे हम हाइपर पैराथायरिज्म बोलते हैं। तो ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी डिजीज़, डिकेश डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्लोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, हाइपर पैराथायरिज्म आगे डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट हम ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है एक मोस्ट कॉमनली मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है, बहुत ज़्यादा ये कॉमन देखने को मिलती है। जो पर्सन होते हैं जैसे कि
सैलिटी मीन्स जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, मैन जो ओल्ड एज एक ओल्ड स्टेज में आने लगते हैं, उस टाइम उनकी बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है। फीमेल में देखने को मिलता है आफ्टर मेनोपॉज उनकी बोन की डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है। तो बोन की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है और बोन का जो फॉर्मेशन की जो कैपेबिलिटी थी वो कम होने लगती है और बोन रिजॉर्प्शन एक्सेस अमाउंट में होने लगता है, एक्सीड हो जाती है बोन की रिजॉर्प्शन प्रोसेस एंड बोन की फॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो कम होने लगती है। तो इस टाइप की जो डिजीज़ होती है उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। सो फर्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस इज वाई फॉर द मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिजीज, मोस्ट कॉमनली मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है। इट इज़ करेक्ट बाई डिफ्यूज रिडक्शन इन बोन डेंसिटी, जो बोन की डेंसिटी होता है वो डिफ्यूज होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है ड्यू टू डिक्रीज इन बोन मास। जब हमारी बॉडी का जो बोन मास है वो कम होने लगता है, मीन्स ऑस्टियोपेनिया होने लगता है, तो उस टाइम क्या होता है कि हमारी जो बोन की डेंसिटी होती है वो भी रिड्यूस होने लगती है। इट अकर व्हेन द रेट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन एक्सीड, क्या होता है कि बोन का जो रिजॉर्प्शन प्रोसेस होती है वो एक्सीड हो जाती है एंड जो बोन की फॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। कुछ कॉजेज़ हैं जैसे कि देखते हैं, मेल में होता है सैलिटी मीन्स जब वो ओल्ड हो जाते हैं उस टाइम, एंड फीमेल में देखने को मिलता है आफ्टर मेनोपॉज। मेन कॉज जो होते हैं जैसे कि हो गए, सबसे पहले जो सैलिटी हो गया, मेल या फीमेल दोनों में देखने को मिलता है, मीन्स ओल्ड पर्सन। एंड नेक्स्ट इज पोस्ट इमोबिलाइजेशन, जब कोई भी मतलब सर्जरी हुई है, उस पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन है, उस टाइम हम मोबिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बेड रेस्ट जो पर्सन होते हैं, बेड रिडन पर्सन होते हैं, उनमें देखने को मिलती है। तो ओल्ड एज पर्सन भी बेड रिडन पर्सन हो जाते हैं, उनको मूवमेंट नहीं होता है उनके बॉडी का, उस टाइम हमें देखने को मिलती है। पोस्ट मैनोपॉजल देखने को मिलती है। जो लोगों में प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है उनमें भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो इनएडिक्वेट अमाउंट में इनटेक करते हैं प्रोटीन। माल न्यूट्रिशन पर्सन हो सकते हैं जिनमें न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होती है। माल एब्जॉर्प्शन पर्सन हो सकते हैं। एंड कुशिंग डिजीज़ हो गई, कुशिंग सिंड्रोम हो गया, लॉन्ग टर्म से कोई मेडिसिन ले रहा है, स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है, तो इस टाइप के लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन हो जाती है, क्योंकि इनमें जो बोन का रिजॉर्प्शन होता है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बोन का फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जब हमारे बोन का फॉर्मेशन बढ़ेगा नहीं और रिड्यूस होता जाएगा तो हमारी बोन की डेंसिटी भी रिड्यूस होती जाएगी। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। जो भी पर्सन आते हैं उनमें मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है और मीन्स उनके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, ये सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर होता है। ये जैसे जो पर्सन आते हैं हमारे पास वो उनके पास कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, ये सिम्टोमेटिक डिसऑर्डर होता है। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखने को मिलते हैं, बस देखने को मिलता है कि जो बोन का मास है वो डिक्रीज़ हो गया, बोन का मास डिक्रीज़ हो गया तो उनकी स्ट्रेंथ भी कम हो गई। फर्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस इज एसिम्प्टोमेटिक डिसऑर्डर, लॉस ऑफ बोन मास लीड टू लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। एंड नेक्स्ट इज जो मोस्ट कॉमनली साइट होती है वो डॉर्सोलम्बर स्पाइन मोस्ट फ्रिक्वेंटली साइट होती है, मीन्स हमारा थॉरैसिक लंबर स्पाइन बहुत ज़्यादा इसमें फ्रिक्वेंटली इसकी साइट है ऑस्टियोपोरोसिस की। एंड नेक्स्ट इज अदर फ्रैक्चर लाइक कॉलिस फ्रैक्चर एंड फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर, ये कॉमन हो जाते हैं बोन की डेंसिटी कम होने की वजह से। जैसे ही हमारी बोन की डेंसिटी हो गई वो रिड्यूस हो गई तो हमें कोई भी थोड़ा सा भी अगर फॉल हो गए कहीं भी तो उस टाइम हमारे फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम एग्जामिनेशन देखेंगे। एग्जामिनेशन हम फिजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं। तो जो फिजिशियन होते हैं वो एग्जामिन करते हैं। The slight loss of height and increased kyphosis due to compression of anterior part of the vertebral bodies, क्या होता है जिन लोगों की हाइट ज़्यादा होती है उनकी जो हाइट है वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है। काइफोसिस होता है, काइफोसिस हमारे थॉरैसिक रीजन पे देखने को मिलता है, मीन्स एक कर्व लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्टेब्रल बॉडी। तो ये क्यों होता है कि हमारी जो एंटीरियर पार्ट की जो वर्टेब्रल बॉडीज होती है वो कंप्रेस कर जाती है। काइफोसिस हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो जो पर्सन होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाइट होती है वो हाइट स्लाइट होने लगती है और काइफोसिस देखने को मिलने लगता है उनके थॉरैसिक रीजन पे, क्योंकि हमारे जो वर्टेब्रा होते हैं वो कंप्रेस करने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियोलॉजिकल फीचर। रेडियोलॉजिकल फीचर में क्या करेंगे, एक्सरे हम कराते हैं। एक्सरे में देखने को मिलता है कि बोन मास कम हो गया, लॉस ऑफ वर्टिकल हाइट ऑफ वर्टिब्रा ड्यू टू कोलैप्स,
जो वर्टिब्रा होते हैं उनकी हाइट होती है वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है। लॉस ऑफ वर्टिकल हाइट मीन्स क्योंकि जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं वो कंप्रेस होते जाएंगे तो हाइट भी कम होती जाती है। एंड कॉड फिश अपीयरेंस टेस्ट कराते हैं। एक हमारा ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होता है जिसमें कि हम जो बोन होती है वो वाइड होने लगती है, वाइड होने की वजह से वो ट्रांसपेरेंट दिखने लगती है हमें। एंड सिंग इंडेक्स कराते हैं, एक टेस्ट होता है सिंग इंडेक्स जिसमें कि जो इसमें ग्रेड्स होती हैं जो हमारे देखने को मिलता है ट्रैवकुलर पैटर्न मीन्स जो फीमोरल नेक का फ्रैक्चर होता है, नेक का फ्रैक्चर होता है, वहाँ पे कुछ ट्रैवकुली होते हैं वो एस्टाबुलम से कनेक्ट होकर हमारी शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं तो वो वहाँ पे टियर होने लगते हैं। इस टाइप का ये टेस्ट होता है, सिंग इंडेक्स टेस्ट बोलते हैं। अदर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इसमें हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री लैब में जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सीरम कैल्शियम फॉस्फेट एंड अल्कलाइन फॉस्फेट आर विद इन नॉर्मल लिमिट। तो हम उसमें देखते हैं कि जो हमारा सीरम कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, अल्कलाइन फॉस्फेट होता है, वो नॉर्मल लिमिट में होता है। बट जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन वो लो होने लगता है। जब हम बायोकेमिस्ट्री लैब में देखते हैं बोन का जो हम कुछ पार्ट्स जो ले लेते हैं, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंटरसेलुलर फ्लूइड होता है वो हम ले लेते हैं, फिर उसको एग्जामिन करते हैं तो उसमें कैल्शियम फॉस्फेट, अल्कलाइन फॉस्फेट इनका नॉर्मल लेंस देखने को मिलती है। बट जो हमारी प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन हो गई, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन हो गई, वो लो होने लगती है। नेक्स्ट हम करते हैं डेंसिटोमेट्री मीन्स हम जो बोन की डेंसिटी हुई है, कम हो गई है, उसको हम टेस्ट करते हैं जिसे बोलते हैं डेंसिटोमेट्री। इस मेथड में क्या होता है कि हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन बाई बोन कैल्शियम मीन्स जब हम भी एक्सरे कराते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी कैल्शियम होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है रेडियोलॉजिकल रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करती है। तो इसमें क्या देखते हैं कि फोटोन को वो एब्जॉर्ब करती है, कैल्शियम होती है वो। तो टू टाइप से डेंसिटोमेट्री होती है, एक अल्ट्रासाउंड होती है, एक एक्सरे। जब भी हम एक्सरे कराएंगे अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हमारी जो बोन होती है वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद ही इमेज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन एक्टिवेशन। न्यूट्रॉन एक्टिवेशन में क्या करते हैं, इन दिस मैथड कैल्शियम इन बोन इज एक्टिवेट बाय न्यूट्रॉन बॉम्बिंग मीन्स जब हम एक्सरे कराते हैं तो जो रेडिएशन जाती है तो कैल्शियम उसे एब्जॉर्ब किया, फिर वहाँ पे क्या होता है एक न्यूट्रॉन बॉम्बिंग होने लगती है। उस एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन। ये टेस्ट होता है बायोकेमिस्ट्री में। एंड बोन बायोप्सी कराते हैं हम, जिससे कि हम इन सारी चीज़ों से हम पता करते हैं कि ये कौन सी डिजीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस है या अदर कोई डिजीज़ है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। सो जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट भी होता है हमारा, एंड ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट जिसे बोलते हैं। तो जो हमारे ट्रीटमेंट का मेन पर्पस होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है यही कि हम पेन है उसे कम कर सकें और फ्रैक्चर को प्रिवेंट कर सकें। हम पेशेंट को बताएं कि उसकी बोन की डेंसिटी है वो कम हो गई है, तो इसलिए कोई भी आउट स्ट्रेच वर्क ना करे, हैवी वर्क ना करे, लोड ना लें, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि उसके बोन जो है वो फ्रैक्चर हो सकते हैं। सो ट्रीटमेंट कैन बी डिवाइड इनटू मेडिकल एंड ऑर्थोपेडिक्स। सो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम देखते हैं हाई प्रोटीन डाइट, विटामिन डी, कैल्सीटोनिन, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, एस्ट्रोजन एंड फ्लूराइड। सो वन बाय वन देखते हैं। हाई प्रोटीन डाइट में क्या होता है, जो पर्सन होते हैं मीन्स ट्रीटमेंट देंगे तो जो ऑस्टियोपोरोसिस के पर्सन है उनसे बोलेंगे आपको प्रोटीन डाइट अच्छे से लेनी है। इंक्रीज प्रोटीन इनटेक मे बी इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैट्रिक्स इन बोन। जब आप अच्छे से प्रोटीन लेंगे तो आपकी बोन के में जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वहाँ पे ऑर्गेनिक फॉर्मेशन भी अच्छा होने लगेगा। विटामिन डी इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट। तो हमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मतलब कैल्शियम जैसे कि मिल्क हो गया एंड सनलाइट हो गई मॉर्निंग की, तो हमें कैल्शियम को भी लेना जिससे कि हमारी जो गट है इंटेस्टाइन है उसे एब्जॉर्ब कर सके एक एडिक्वेट अमाउंट में, क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन को तो कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। अब जब हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो फिर बोन की डेंसिटी धीरे धीरे कमी होती जाएगी, क्योंकि उसे तो कैल्शियम देनी है कहीं ना कहीं से। इसलिए हमें जो कैल्शियम की अमाउंट लेनी, विटामिन डी की अमाउंट लेनी है जिससे कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके हमारी इंटेस्टाइन। कैल्सीटोनिन में क्या होता है कि कैल्सीटोनिन हेल्प करता है कि बोन का जो मास है जो रिड्यूस हुआ है वो फिर से बिल्डअप हो सके। कैल्सीटोनिन हेल्प इन बिल्डिंग अप द बोन मास। नेक्स्ट इज कैल्शियम सप्लीमेंटेशन।
कैल्शियम सप्लीमेंटेशन में ये भी हेल्प करता है कि जो डिफिशियंसी होती है कैल्शियम की, तो उसे हम पूरा कर सकें अपनी डाइट से अच्छे से हम कैल्शियम ले सकें। एंड एंड्रोजन होता है, जिसमें एक एस्ट्रोजन होता है। एंड्रोजन में क्या होता है कि ये हार्मोनल होता है, एनाबॉलिक इफेक्ट पड़ता है हमारे प्रोटीन मैट्रिक्स पे, बोन पे। जब हम इसे सही से लेने लगते हैं एंड्रोजन को, तो हमारी जो मैट्रिक्स है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है, वहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन होने लगता है। एस्ट्रोजन क्या होता है कि यहाँ पे जब हार्मोनल चेंज होता है, जिसमें कि बोन मास धीरे धीरे, पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशंस होती है, वहाँ पे बोन मास धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि वहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल कम होने लगता है। तो हम एस्ट्रोजन भी ले सकते हैं हार्मोन, एंड एस्ट्रोजन के इंजेक्शन ले सकते हैं। फ्लूरोइड में क्या होता है कि जो क्रिस्टलाइजन फॉर्मेशन होता है बोन का, सॉफ्ट टिश्यू पे बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो हमें उसे भी कम करना है, धीरे धीरे कम करना है फ्लूरोइड को। एंड उसके बाद हम देखते हैं ऑर्थोपेडिक्स ट्रीटमेंट। ऑर्थोपेडिक्स ट्रीटमेंट में ये होता है कि हम एक्सरसाइज करा सकते हैं पर्सन को, एंड ब्रशिंग का यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज में क्या कराएंगे, कोई भी हम वेट बेयरिंग जो एक्सरसाइज कराते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि बोन का फॉर्मेशन वाले जो स्टिमुलस होते हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं। जैसे कि एक्टिविटी जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी की बढ़ेगी, बोन की बढ़ेगी, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा पर्सन को। वेट बेयरिंग इज ए मेजर स्टिमुलस ऑफ द बोन फॉर्मेशन। ये बहुत अच्छा स्टिमुलस जाता है बोन फॉर्मेशन के लिए जब हम वेट बेयरिंग पर्सन को कराते हैं। ब्रेशिंग में क्या इज़ यूज टू प्रिवेंशन ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसका यूज़ करते हैं कोई भी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि बोन की डेंसिटी बहुत कम हो चुकी है, मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है, तो हम ब्रश का यूज़ करेंगे यदि कोई फ्रैक्चर हो गया, जिससे कि और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो ये हमारे ट्रीटमेंट होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स ट्रीटमेंट। सो आज की इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोन के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, जिसमें हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने बोन एंड कैल्शियम पढ़ा, जिसमें हमने बोन और कैल्शियम का रिलेशन देखा, उसमें कौन कौन सी डिजीज़ देखी, और जैसे कि ऑस्टियोपीनिया देखा हमने, ऑस्टियोमलेशिया देखा, ऑस्टियोस्क्लेरोसिस देखा, एंड मिक्स्ड देखा। नेक्स्ट उसके बाद हमने ऑस्टियोपोरोसिस डिस्कस किया। ऑस्टियोपोरोसिस डिस्कस करने में हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे, कॉजेज़ देखे, एग्जामिनेशन किया, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, फिजियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन की हमने, बायोकेमिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन भी की, एंड ट्रीटमेंट देखा, ऑर्थोपेडिक्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।